हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज हैं और ऐसे में उनमें चेंजेस होना और नई नई फेनोमेनास का होना एक सिंपल प्रोसेस है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही नेचुरल फेनोमेना के बारे में जिसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स यानी विषुव। 22 और 23 सितंबर को और 21 और 22 मार्च को सन यानी सूर्य इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर एकदम सीधा होता है और ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध को और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध को वो अपनी इंसोलेशन बराबर बराबर बांटता है। आज डिस्कस करेंगे हम इक्विनॉक्स के अलग अलग पॉइंट्स पे। शुरू करते हैं। पहले तो एक वर्ड हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स है क्या। एक वर्ड के फॉर्म में इक्विनॉक्स क्या है। इक्विनॉक्स एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड की मीनिंग होती है इक्वल नाइट यानी बराबर की रातें। और आज ही के टाइम में यानी 22 और 23 मार्च के दिन ही ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन, ये ध्यान रखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरे ग्लोब पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्लोब है उस पे ये पूरी परिघटनाएं समान रूप से होती हैं, यानी कोई भी अंतराल नहीं होता है। दिन और रात दोनों हेमिस्फीयर में बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इक्विनॉक्स और क्या समझते हैं। देखिए, एक फिगर के थ्रू हम इक्विनॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जिनके लिए टॉपिक नया है बहुत आसानी से समझेंगे हम। ये है एक सन की चारों तरफ जो अर्थ का रेवोल्यूशन है यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसका डायरेक्शन है पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा के रूप में, यानी वेस्ट टू ईस्ट, या ये कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में दो ऐसी टाइमिंग्स आती हैं जब सन इक्वेटर पे सीधा होता है। पहली टाइमिंग आपको दिखाई पड़ रही है यहां पर 21 मार्च और दूसरी टाइमिंग आपको दिखाई दे रही है 23 ऑफ सितंबर। इसके अलावा 22 दिसंबर को सन मकर रेखा पर सीधा होता है और कर्क रेखा पर सीधा 21 जून को होता है। इन दोनों तारीखों को हम सॉलिस्टाइस कहते हैं। समर सॉलिस्टाइस 22 दिसंबर और विंटर सॉलिस्टाइस को हम 22 जून के रूप में देखते हैं। तो इक्विनॉक्स यानी 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों ही कंडीशंस में इक्वेटर पे सन सीधा होता है। 23 सितंबर की जो स्थिति होती है वो ऑटम सीजन की होती है, इसीलिए उसे हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन द ऑटम इक्विनॉक्स। क्या होता है ऑटम इक्विनॉक्स में? ऑलमोस्ट इक्वल, देखिए बार बार मैंने लिखा है कि ऑलमोस्ट इक्वल आवर्स ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस बोथ। डे लाइट एंड डार्कनेस बोथ यानी कि जो डे लाइट है, दिन में जो दिन की अवधि है, और डार्कनेस यानी जो रात की अवधि है, दोनों इक्वल होता है। तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट का ड्यूरेशन भी बराबर होता है और दिन और रात भी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। द सन राइजेस एग्जैक्टली इनटू द ईस्ट। सूर्य जो है वो एकदम ईस्ट में डायरेक्ट राइज करता है ऑन द डे ऑफ द सन राइजेस एग्जैक्टली ऑन द ईस्ट होना चाहिए। ये देखिए ईस्ट का पार्ट है, यहां पे वेस्ट लिख दिया गया है। द सन एग्जैक्टली राइजेस ऑन द ईस्ट। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि सन एग्जैक्टली राइज ना करते हुए जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो एग्जैक्टली ईस्ट नहीं होता है, वो टाइमिंग थोड़ी सी, वो दिशा थोड़ी सी अलग होती है। तो सन एग्जैक्टली ईस्ट में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब इससे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि सन राइजेस एग्जैक्टली इन द ईस्ट ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में कंडीशन देखिए, जितनी भी कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रख के कर रहे हैं क्योंकि इक्विनॉक्स की स्थिति हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके इंपैक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ते हैं हम उसी को ध्यान में रखेंगे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम समर टू ऑटम। 23 ऑफ सितंबर सन इक्वेटर पे सीधा आ रहा है और अब धीरे धीरे वो शिफ्ट करेगा कहां पे? सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और ऐसे में जो समर्स थी, समर्स मींस समर सीजन जो होती है वो दो अलग अलग 3 मंथ्स के फॉर्म में होती है। 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो टाइमिंग होता है उसे हम एरिड समर्स कहते हैं यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और 15 जून से लेकर के जो 15 सितंबर तक की टाइमिंग होती है उसे हम वेट समर्स कहते हैं यानी आर्द्र
ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो अब जो ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, जो समर्स खत्म होती है, और अब जो शिफ्टिंग होती है वो ऑटम सीजन की तरफ होती है। ये विशेषता होती है 23rd ऑफ सितंबर की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, चेंजेस इन द टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेंजेस इन द टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर चेंज होता है? जैसे ही 23rd ऑफ सितंबर बीतता है, सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है, तो एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट सीजनल कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होती है, खासकर गैंगटिक प्लेन में, इंडिया में। तो क्लियर हो जाता है स्काई। क्यों? क्योंकि रेनफॉल से जितना डस्ट होता है वो सब शिफ्ट हो जाता है सरफेस पे, और सरफेस यानी सतह पे, यानी पृथ्वी पे शिफ्ट हो जाता है, और ऐसे में स्काई क्लियर होता है। तो जब अब धीरे धीरे हाई प्रेशर का मूवमेंट होगा, स्काई क्लियर होगा, तो इंसोलेशन जो है वो सीधा पड़ता है, और आपने महसूस किया होगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है। अगस्त में जो टेम्परेचर, या सितंबर के फर्स्ट 15 डेज में जो टेम्परेचर 28, 29 था, वो अब स्लाइटली बढ़ के 34, 35, 36 हो गया है। जैसे में टेम्परेचर राइज होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जब 23rd ऑफ सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स होता है, या उसके बाद। फिर एंड नेचर, और नेचर में क्या होता है? फॉलिंग लीव्स, कुछ पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। और दूसरी बात, ये हार्वेस्टिंग सीजन है। अब किसान तैयार हो रहा होता है कि वो अब खरीफ की कुछ फसलों को काटेगा, यानी धान जो सबसे प्रमुख फसल है खरीफ की, उसको काटने का टाइमिंग शुरू हो जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग पीरियड भी होता है 23rd ऑफ सितंबर के बाद। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। इंपैक्ट ऑफ द ऑटम इक्विनॉक्स ऑन डे लाइफ, यानी हमारी जो दिन की दैनिक दिनचर्या है उस पे ऑटम सीजन का क्या इफेक्ट होता है या क्या इंपैक्ट होता है। एग्रीकल्चर, पहली बात कि एग्रीकल्चर पे होता है। अब जो खरीफ की फसल है वो ऑलमोस्ट एंड होने की कगार में आती है। अगले एक महीने में ज्यादातर जगहों पे खरीफ की फसलों को रीप कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। तो सेलिब्रेशन भी होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अब एकाएक क्या होता है, आकाश में बादल हटेंगे, इंसोलेशन तेजी से मिलेगा, और फसल जो है वो जल्दी से पक जाएगी। तो राइपनिंग एंड रीपनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टाइमिंग वो किस में है? ये इक्विनॉक्स के बाद आती है। इफेक्ट ऑन द एनिमल एंड इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स क्या होती है? अब दे आर रेडी टू माइग्रेट, क्योंकि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइबेरियन विंड्स जो हैं वो शिफ्ट करेंगी, और शिफ्ट करेंगी कहां तक? वो शिफ्ट करेंगी 30 जो डिग्री लैटिट्यूड्स है, समटाइम्स 25 डिग्री लैटिट्यूड्स तक वो शिफ्ट करेंगी। और ऐसे में जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल का हिस्सा है वो क्या होता है? एक्सट्रीम, सदर्न पोल तो नहीं होगा, नॉर्दर्न पोल होगा, वो एक्सट्रीम कोल्ड होगा। तो साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करेंगे? वो अब माइग्रेट करेंगे। तो पहली चीज होती है कि उनका माइग्रेशन होता है, और दूसरा कि ये जो पोल्स के पास एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपना जो पाचन तंत्र होता है उसे भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अब जब विंटर्स आएगी तो ज्यादातर जगहों पे आइस या बर्फ की परत जम जाएगी, और उनके लिए चारागाह हरे भरे नहीं रहेंगे। तो नेचुरल इंपॉर्टेंस देखिए इस टाइमिंग का, कि वो जो पशु होते हैं वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं, ऐसा चेंज कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में अगर उनको चारा ना मिले तो लंबे समय तक जीवित रह सके। तो एक हाइबरनेशन का टाइम होता है इन पशुओं के साथ भी। पौधे जो होते हैं वो पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो पोल्स के पास वाले पौधे हैं वो पत्तियां गिराएंगे, क्योंकि अगर बर्फ पड़ी तो टहनियां या डालियां टूटने का डर रहेगा, तो पत्तियां भी गिरा देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर पत्तियां धीरे धीरे गिरती हैं। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है एंड बिहेवियर। आपको मैंने अभी बताया कि स्काई क्लियर होता है, इंसोलेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर एकाएक से राइज होता है, और ऐसे में ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर दोनों ही रहता है। ह्यूमिडिटी क्योंकि अभी अभी बारिश का सीजन खत्म हो रहा होता है, तो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होती है, टेम्परेचर राइज होता है, क्लियर स्काई होता है। ऐसे में जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और यही वो टाइम होता है कि जब ह्यूमिडिटी के बाद से जो पैरासाइट्स हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं, तो बीमारियों को फैलने का बहुत अंदेशा रहता है। आपने देखा होगा कि आई फ्लू इसी टाइम में हो जाता है। इसी टाइम में कुछ जिसे कहते हैं हम सर्दी जुकाम बुखार, सिंपल जो कोरोना होता है या जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो भी बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो पहला तो कि ह्यूमन
का बिहेवियर जो होता है या इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है, और दूसरा कि ये सीजन जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं उनके डेवलपमेंट का पीरियड होता है। तो वी शुड अवेयर इन दिस सीजन ऑल्सो। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू बहुत तेजी से फैलता है। फिर देखते हैं द साइंस बिहाइंड द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के पीछे साइंस क्या है, साइंस भी देख लेते हैं। अर्थ टिल्ट, आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ऐसे में झुकी होने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य जाता है तो डे और नाइट की जो टाइमिंग होती है वो भी इंक्रीज होती है या फिर कम हो जाती है। अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट टाइमिंग बढ़ जाती है, और अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट टाइमिंग बढ़ जाएगी। फिर हाउ इक्विनॉक्स अकर्स, इक्विनॉक्स कब अकर होता है? 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21 मार्च को जब सूर्य पृथ्वी पर होगा तो क्या होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। और जब 23 सितंबर को होगा तो इसे हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। 22 और 23 सितंबर की जो डेट होती है वो लीप ईयर की वजह से शिफ्ट होती है, कभी 22 सितंबर कभी 23 सितंबर। ऑटम इक्विनॉक्स अकर्स 23 ऑफ सितंबर, और या तो 22 सितंबर को होगा या फिर वो 23 सितंबर को होगा, जिसकी चर्चा हमने अभी की। आफ्टर दैट डे सन स्टार्टेड शिफ्टिंग। सन क्या शिफ्ट होगा? अब वो सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा। इट मींस अब जो नाइट की टाइमिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जो सनराइज होगा वो थोड़ा सा लेट होगा, और जो सनसेट होगा वो थोड़ा सा पहले होगा। पहले का मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गैंगटिक प्लेन की हम अगर डिस्कस करें तो उस वहां पे 5 to 5:30 के बीच में अब धीरे धीरे टाइमिंग आएगी कि सन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, अब सोचिए अगर ये इस पे टॉपिक पे लिखने को है तो कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। आप देखते होंगे कि अब फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ठीक अगर मैं कहूं तो 23 सितंबर के एक हफ्ते 8 दिन बाद से फेस्टिवल से स्टार्ट होते हैं, और नॉर्दर्न गैंगटिक प्लेन में या गैंगटिक प्लेन में जो दुर्गा पूजा या नवरात्रि का टाइम होता है वहां से स्टार्ट होते हैं। अब ये लगातार अगले 60 दिन और 75 दिन, 60 से 75 60 दिन, हाँ लगभग 60 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होते हैं फेस्टिवल्स के। कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जहां ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के फॉर्म में मनाए जाते हैं। इंडिया में भी मनाए जाते हैं, चाइना में भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाया जाता है। इसके अलावा तिब्बत रीजन में और जो जापान का रीजन है वहां पे भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इसी टाइमिंग में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स, तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो गया, कल्चरल फेस्टिवल्स हो गया। उसके अलावा स्पिरिचुअल, आप जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के अब जागने का टाइम आ जाएगा और सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, हर अच्छे काम होंगे, तो वो एक स्पिरिचुअल पावर भी होता है। इजिप्ट में मॉन्यूमेंट्स को इक्विनॉक्स के फॉर्म में ही डिजाइन किया जाता था। इजिप्ट में जो ये विशुव हैं उनमें जो सन की कंडीशंस होती थी उसी को ध्यान में रख करके या उससे जोड़ करके मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया जाता था। सोचिए कितना इंपैक्ट है इस इक्विनॉक्स का। तो ये इक्विनॉक्स का इंपैक्ट, उसके अलग अलग डायमेंशंस, यानी उसका कल्चरल इंपैक्ट क्या है, उसका फेस्टिवल इंपैक्ट क्या है, उसमें साइंस क्या है, उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनिमल्स पे, नेचुरल वेजिटेशन पे, ह्यूमन पे, और इक्विनॉक्स की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीसीएस प्रीलिम्स जैसे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यूपीएससी पहले इससे क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा है कि यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया। वैसे अगर आप 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ज्योग्राफी टुडे से जुड़े रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।